हाँ देखिए, एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चंस आपके जो बच्चे थे, कुछ लोग कमेंट्स किए थे, बता दिए जाए, उसको देख लेते हैं। 3.5 में आपको करना है, जैसे सेकंड का एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको। सेकंड का सेकंड बता देते हैं। सेकंड के सेकंड में आपको दिया गया है कि के किस मान के निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। क्या नहीं है? कोई हल नहीं है। हमने आपको बताया था कि 3 कंडीशंस कब हल होते हैं, कब अनंत हल होते हैं, कब अद्वितीय हल होते हैं। आपको बताया गया था जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तब जो है अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होगा आपका, x और y का केवल एक मान मिलेगा। और हम बताया था कि अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2 के, तो ये अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। अनेक हल, अनंत हल या अपरिमित हल। और इस स्थिति को हम संगत कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे? हम संगत कहेंगे। यानी समीकरण का अगर कोई भी हल निकले या ढेर सारे हल निकल आए तो कहा जाएगा ये समीकरण आपके संगत हैं। लेकिन अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 3.5 का जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दो इक्वेशन दिए हैं, 3x + y = 1 और दूसरा 2k - 1 × x + k - 1 × y दिस इक्वल टू 2k + 1। ठीक। अब इसमें यही कहा है क्वेश्चन कि इसके कोई हल नहीं है, तो के का मान बताओ। ठीक। तो कोई हल नहीं होने की स्थिति में आप चाहे तो एक को इधर ले आए तो -1 बराबर 0, इसको इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, ये इतना बराबर 0 हो जाएगा। ठीक। आप लिखेंगे चूंकि इस समीकरण युग्म का, युग्म माने जोड़ा, पेयर, तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब चूंकि इसका कोई हल नहीं, इसलिए ये तीसरी वाली शर्त लागू होगी, यानी इतना अपान इतना, यानी 3 कितना आपका 2k - 1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1/k - 1, ये वाला इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए कितना -1/- 2k + 1। ठीक। अब आप देख सकते हैं अगर इसको हम बराबर करें तो कितना हो जाएगा आपका 3k - 3 इक्वल टू कितना आपका 2k - 1। पक्षांतर कर लेते हैं, 3k - 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 + 3, यानी k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। यानी इसके अनुसार k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी 2 होनी चाहिए। लेकिन क्या क्या नहीं होनी चाहिए वो भी यहाँ पे डिपेंड करेगा। इसलिए अगर हम प्रथम द्वितीय को लेने के बजाय प्रथम और तृतीय पद को ले लें, ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म से अगर देखें, यहाँ लिख दीजिएगा बाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, पहले और तृतीय से 3 आपको मिलेगा 2k - 1 दिस इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1/2k + 1, तिरछा गुणा कर देते हैं 6k + 3 इक्वल टू 2k - 1। इसको इधर ले आते हैं तो 6k - 2 के डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 4k इक्वल टू -1 और 3 इधर जाके आपका हो जाएगा -3, तो -3 - 1 मतलब -4, तो 4k इक्वल टू -4, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा -4/4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -1। तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -1 आ गई। k की वैल्यू कितनी आई -1 के बराबर आया नहीं, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर क्या है नहीं है, यानी k की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए -1 नहीं होनी चाहिए। और क्या नहीं होनी चाहिए, ये तो हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म को लिया था, अभी एक वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, इसको सेकेंड और थर्ड टर्म से। यहाँ लिख दीजिएगा बाई सेकेंड एंड थर्ड टर्म। सेकेंड और थर्ड टर्म को लेकर के हम क्या कर सकते हैं 1/k - 1 दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2k + 1, ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं 2k + 1 इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका k माइनस 1, इसको इधर ले आते हैं तो 2k माइनस k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1, समझ रहे हैं, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी ये भी, तो माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस k इक्वल टू माइनस 2। तो यानी इसमें भी देखिए इक्वल नहीं है, यानी यह इक्वल हम नहीं लगाएंगे, यानी k की वैल्यू माइनस 2 नहीं हो सकती और माइनस 1 नहीं हो सकती और k की वैल्यू 2 हो सकती है, जिसके लिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समझ बात ना। यानी जब भी आपको कोई शर्त दे और किसी का मान पूछे तो उस स्थिति में आप यही किया करिए कि पूरा सॉल्व कर लीजिए और जो शर्त हो उसके द्वारा संतुष्ट करवा दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। हाँ देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, चौथे का पहला क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछे थे, इसको देख लेते हैं। इसमें कहा क्या है कि एक छात्रावास सोचते हैं हॉस्टल में आप रहेंगे तो कुछ भाड़ा देना पड़ेगा और खाएंगे तो उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है जो रहेगा वो खाएगा तो है नहीं, वैसे रह सकता है। जैसे आप लोग इस समय रह रहे हैं बिना खाए पी रह रहे हैं कि नहीं खा के रह रहे हैं ना। अच्छा चलिए ठीक है। तो एक छात्रावास का नियत भाड़ा कुछ है और जितने दिन आप भोजन करेंगे उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक, लेकिन वो भी फिक्स ही है कितना रुपया खाने का लगेगा एक टाइम का या एक दिन का। तो किसी विद्यार्थी जो 20 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहा है, 20 दिन खाना भी खाया है और उसका 1000 रुपया चार्ज आया है, और दूसरे विद्यार्थी ने 26 दिन खाना खाया है, भोजन किया है वहाँ पे, तो कितना रुपये चार्ज आए उसके 1180 आए हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि जो छात्रावास मतलब जो हॉस्टल का जो नियत भाड़ा है वो कितना है और प्रतिदिन भोजन का चार्ज कितना है, दोनों चीजें पूछ रहे हैं। तो हम मान लेते हैं, माना छात्रावास का नियत किराया या नियत चार्ज कह सकते हैं आप, चार्ज को किराया कहा जाता है, चलिए किराया लिख देते हैं। नियत किराया कितना है आपका x है और भोजन का व्यय, एक दिन के भोजन का व्यय, एक दिन के, समझ रहा है, एक दिन के भोजन का जो व्यय है ये कितना है, ये y रुपए है। छात्रावास का चार्ज x रुपए है और एक दिन के भोजन का व्यय कितना है आपका y रुपए है। अब अगर हम देखें तो 20 दिन का व्यय 1000 रुपए हो जा रहा है। 20 दिन का व्यय कितना हो रहा है, 1000 हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए कि x रुपया तो ये तो नियत किराया हो गया और एक दिन का भोजन का चार्ज y है, तो 20 दिन का भोजन चार्ज क्या हो जाएगा 20y, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 1000 के बराबर होना चाहिए। ये तो कहा है। दूसरी बात क्या करें, 26 दिन का जो है वो 1180 रुपए हो रहा है। 26 दिन का जो चार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है 1180 हो रहा है। तो x प्लस 26y कहाँ से आया, क्योंकि एक दिन का भोजन का व्यय आपने कितना सपोज किया है y सपोज किया है, 26 दिन का कितना हो जाएगा 26y हो जाएगा। ये कितना है 1180 रुपए है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, विधि शायद कोई दिया नहीं है, देख लेते हैं कौन सी विधि से सॉल्व करने के लिए कहा है। किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए, यदि उनका अस्तित्व है तो आपको क्या करना है, किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो अस्तित्व देखिए चेक करने के लिए a1/a2 चेक करते, देखो यहाँ 1/1 आ रहा है, 20/26 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब अस्तित्व होगा। तो अगर अस्तित्व है तो हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सी विधि लगाना ज्यादा उचित लग रहा है आपको बताइए। यहाँ दो विधियां ज्यादा सुटेबल है। पहली कौन सी आपकी, पहली आपकी जो प्रतिस्थापन विधि है, यहाँ से x को छोड़ करके बाकी चीज को उधर ले जाइए तो x का मान आ जाएगा, उसको यहाँ रख दीजिए, इससे आपको एक x की वैल्यू मिल जाएगी। एक विधि ये हो गई। दूसरी विधि विलोपन की है, सीधे आप इसमें से इसको या इसमें से दूसरे में से पहले को घटा दें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अगर घटा देते हैं, देखो ये x कट जाएगा आसानी से क्योंकि समान है। तो 26 में से 20 घट जाएगा तो 6y, 1080 में से 80 घट जाएगा तो 80 आ जाएगा। तो 6y बराबर 80, तो y बराबर कितना हो जाएगा 80/6, है ना, 6 80 होता है, 6 6 नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, ठीक है। तो उस तरह हो जाएगा। और एक तरीका जो अवज्य गुणनखंड का है उसे भी कर सकते हैं। तो बताइए कौन से मेथड से बताएं। चलिए विलोपन लगा देते हैं, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कितना रुपया आया था इसका चार्ज। 1180, 26 दिन भोजन करता और छात्रावास के लिए व्यय
इतने रुपए, 20 दिन का 1000 रुपये। ठीक, सही है, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करें हम बजगुणनखंड से बताते हैं। क्यों बजगुणनखंड से बताना चाह रहे हैं हम? क्योंकि बजगुणनखंड से आपने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए हैं, एक क्वेश्चन किया है तो एक और देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। बजगुणनखंड में इतना काम आप हमेशा करेंगे, ऐसे लिख दीजिए। ठीक, बताया था हमने ना, पहले x लिखिए, फिर माइनस वाई लिखिए, फिर 1 लिख दीजिए। कुछ लोग y के बजाय इसको उल्टा करके लिखते हैं, इससे आप फार्मूले को याद करने की आपको जरूरत पड़ जाएगी। हम जैसे बता रहे हैं ऐसे आपको फार्मूले को नहीं याद करना, x लिखो, माइनस वाई लिखो, 1 लिखो, ठीक। उसके बाद x को ढको, ठीक, ऐसे लाइन ड्रा करो, और इसको, और एक चीज, एक बात ध्यान रखना है, इसको पहले पक्षांतर करके इधर ले आना है। -1000 को इधर ले आए तो 0 हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो इधर आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह समीकरण बना लीजिए, तब हल करिए, ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। पहले उतना आप जितना लिखे थे उतना लिखेंगे, फिर उसके बाद ये दोनों समीकरण बनाएंगे। ठीक, अब हम बजगुणनखंड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बजगुणनखंड विधि। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपको अभी एक ही क्वेश्चन बताया गया बजगुणनखंड से, लेकिन बहुत सारे लोग कर लिए हैं। तो एक्स वाला ढक दीजिए, इसके गुणांक लिखिए, 20 लिखिए, और यहाँ क्या है -1000 लिख दीजिए। ठीक है, और इसके बाद आप क्या लिखिए, 26 लिखिए, और यहाँ पे 1180, वो भी किसमें, माइनस में लिख दीजिए। माइनस वाई लिखिए, इसको ढक दीजिए। आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, x का गुणांक 1, इसका गुणांक 1। जब ऐसे ऐसे लिखेंगे तो इसके नीचे लिखिए, इसको लिखना चाह रहे तो ऐसे लिखिए, -1000। ठीक है, और 1 हो गया -1180। अब ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसको ढकेंगे हम तो इसके दोनों को फिर लिखेंगे, 1, 20 और 1 और 26। इतना समझ आया ना? ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से। आगे देखते हैं। अब इसको हम गुणा कर लें अगर, x बटे, ध्यान दीजिएगा, 1180 गुणे 2 तो 118 का 2 गुना 236 हो जाएगा। 236 यानी -0 लगा देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ माइनस तो है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, लेकिन चूंकि सूत्र जब हम गुणा करते हैं यहाँ माइनस लगाते हैं, इस वजह से वो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 26 गुणे 1000 यानी आपका आ जाएगा 26,000। ये आपका 26,000 हो गया। और इसको गुणा किए थे तो कि एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, इसमें भी हम कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो, यानी 23,600। और ये आपका हो जाएगा प्लस 26,000 बराबर, इसमें क्या लिखेंगे आप, -y बट्टे लिखेंगे, कितना, इसको गुणा कर लिया जाए तो -1180 माइनस प्लस 1000, 100 नहीं 1000 है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -180 आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, बराबर कितने के, 1 बट्टे, इसको देखते हैं 26 - 20। समझ पाए? इसको तिरछा गुणा किया था, इसको तिरछा गुणा किया था, जब इधर करते हैं तो बीच में माइनस लगा देते हैं। तो ये तरीका तो आपका हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं, x बटे 2600 में से 23,600 घटा देंगे, 26,000 में से 23,000 घटा 3,000 बचा, फिर 600 और 1,000 उधर आपका, यानी आपका 3,000 में से 400 घट जाएगा, यानी कितना जाएगा, 3,000 में से 400 घटा दें तो कितना बचेगा, बोलो, 3,000 में से 400 घटा दें कितना बचेगा आपका, 2600 बच जाएगा। ये तो बचेगा, घटा लेते हैं। ये देखिए आपका 26,000 है आपका, ठीक, और ये आपका 23,600 है। ये 0 0 4 और ये बचा आपका कितना, 5 में से 3 गया 2, ठीक, ये 2400 बचेगा। सॉरी, कितना बचेगा आपका, 2400। इसमें 1,000 में से 600 घटाना था, 2400 आ गया प्लस में, बराबर ये माइनस माइनस कट गया, y बटे 180 बराबर कितने के, 1 बटे, इसको घटाएंगे तो 6। अब पहले और तीसरे टर्म को ले लें तो x फर्स्ट एंड थर्ड टर्म से देखा जाए तो x बराबर हो जाएगा 2400, यहाँ जाएगा 2400 बटे 6, 6 चौक 24, यानी कितना आ गया, 400। यानी नियत जो भाड़ा था हॉस्टल का वो 400 रुपये था। अब इसको ले लें तो y बराबर हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड टर्म से, ये सेकेंड टर्म ये थर्ड टर्म, 180 यहाँ एक के पास जाएगा तो 180 बटे 6, 6 तिरिक 18, कितना आ गया 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। क्लियर, समझ बात ना? तो ये आपका है क्वेश्चन, हमने बज्र गुणनखंड सॉल्व किया है। इसमें कहा किसी मेथड सॉल्व करिए,
तो आप विलोपन से सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से सॉल्व कर सकते हैं, आलेखी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आलेखी विधि सबसे जटिल है, इसलिए उसको ना करके इसी दोनों से करिए। इतना नोट करिए। हाँ देखिए ये क्वेश्चन चौथे का तीसरा क्वेश्चन आपका, इसमें कह रहे हैं एक विद्यार्थी यश, कौन सा विद्यार्थी है यश, निगेटिव मार्किंग होती है कुछ परीक्षाओं में, है ना, आपकी भी निगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करके हमको नहीं सेंड करेंगे तो, जान लीजिए, है ना। गलत कैसे निगेटिव मार्किंग होगी पता है ना आपको, इंटरनल परीक्षा में 30 नंबर बजाय 25 नंबर मिल जाएंगे जितने लोगों की एक्सरसाइज नहीं पूरी रहेगी, और वैसे भी इसमें भी पीछे हो जाएंगे तब गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए पहले आप जितनी भी एक्सरसाइज कराई जाए हमारे साथ हो लीजिए, उसको सुबह वीडियो देखिए, शाम तक उसको कर डालिए, ठीक है, नहीं तो पीछे होते चले जाएंगे और एक्सरसाइज आपकी छूटती जाएगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि अगर यस को 40 अंक मिलता, अगर सही पर 3 अंक और गलत पर 1 अंक कटता तो, ठीक है, और अगर सही पर 4 अंक मिलते और गलत पे 2 कटते तो उसको 50 नंबर मिलता। तो बताओ उसने कितने सही किए कितने गलत किए। हमने भी जब भी एक्सरसाइज शुरू करवाई थी ये प्रश्नावली 3 वाली, तो हमने आपको बताया था कि इसमें 2 चीज हमेशा रहेगी। कितनी चीज रहेगी? 2 चीज। क्या? 2 चर हमेशा रहेंगे। तो इसमें 2 चर क्या क्या है कि सही प्रश्न कितना है, सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या। गलत प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या कितनी है x, और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी मान लें हम, y मान लें, ठीक। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त कह रही है कि उसको 40 अंक मिले हैं, सही पे +3 गलत पे -1 तो 40 अंक, यानी सही पे अगर एक सही पे 3 नंबर है तो उसने कितने सही सवाल किए हैं, एक सही सवाल। अगर 10 सही करता तब, अगर एक सवाल पे 3 नंबर आपको मिलता है, 10 सवाल सही हो गए तो कितने नंबर मिलेंगे आपको, 3x। 100 सवाल सही होंगे तो 300, 1000 सही होंगे तब 3000, मतलब 3 से गुणा कर दे रहे हैं, तो x सही है तो कितने नंबर मिलेंगे आपको, 3x। लेकिन एक गलत है तो 1 नंबर कट रहा है, 2 गलत है 2 नंबर कट रहा है, 100 गलत होगा 100 नंबर कटेगा, 1 करोड़ सवाल गलत हो जाएंगे तो 1 करोड़ नंबर कट जाएंगे, तो मिलेगा कितना, -1 करोड़, लोन हो जाएगा। लोन नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए y सवाल गलत हो रहा है, तो एक सवाल पे 1 नंबर कट रहा है, तो y सवाल पे कितना कटेगा, y कटेगा, कटेगा मतलब माइनस होगा प्लस माइनस होगा, तो y कटेगा मतलब माइनस हो गया 3x - y। और ये चीज लेकिन कटने के बाद जो उसके पास नंबर बचा है वो कितने नंबर है, 40। ये समीकरण आपका 1 बन गया, ठीक। फिर द्वितीय शर्तानुसार देखिए, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि अगर उसको 4 नंबर मिलते सही पे और गलत पे 2 कटते, सही पे 4 नंबर मिलते और गलत पे 2 कटते तो उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं। तो सही पे अगर 4 नंबर मिलता, उसने कितना सही किया x, तो कितना नंबर मिल जाता उसको 4x, लेकिन उसने कुछ गलत भी किया, तो जितना गलत किया है उसके अब एक गलत पे 2 नंबर कट रहा है, तो 10 गलत पे 20 नंबर कटेगा, 100 गलत पे 200 नंबर कटेगा, तो y गलत पे 2y नंबर कम हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, 50 के बराबर है। अब इसी 50 को हल करना है, एक 50 होता है और एक 50 होता है, क्या है आप लोग, 50 है कि 50 है। चलिए देखिए इसको और हल करने का तरीका क्या है, आप चाहें तो जब ऐसी स्थिति आई जिसमें कॉमन हो रहा हो, इधर ये कट रहा हो, तो आप 2 कॉमन लेके काट दीजिए, तो 2x ऋण y बराबर हो जाएगा 50, तो 2x - y बराबर हो जाएगा 50/2 मतलब 25, ठीक है। तो ये समीकरण 2 आप यहाँ मानिए इसको, और ये समीकरण 1। अब दोनों को हल करना है तो विलोपन विधि लगाना बहुत आसान होता है। जब विलोपन विधि कब आसान होता है पता है, जब गुणांक बराबर, यहाँ देखो y यहाँ भी y, इसको इसमें से सीधे घटा दो, समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से हम डायरेक्ट घटा रहे हैं, आप बाकी करिएगा। 3x में से 2x घटा, कितना आया x, यहाँ देखो -y में से -y घटेगा, हाँ 3 रुपया उधार थे, 3 रुपया फिर घटा दिए, उसमें से घटा देने मतलब दे दिए, तो कितना बचेगा, 1 रुपया नहीं बचेगा। 40 में से 25 घटा दे तो 25 5 30 10 40 15 बच गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी इसने सही सवाल कितने किए थे 15। अब गलत कितने किए थे आप बताइए, गलत आप लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।